तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा झारखंड जीएस प्रैक्टिस सेट का क्लास नंबर 34 है। और आज की क्लास में हम लोग उराव जनजाति से संबंधित जितने भी एमसीक्यू आपके झारखंड सार संग्रह बुक में दिए हुए हैं इनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पिछले क्लास में हम लोग संथाल जनजातियों से संबंधित जितने भी एमसीक्यू दिए हुए थे, टोटल 60 एमसीक्यू थे, इनको हम लोग सॉल्व किए थे। और आज की क्लास में हम लोग उराव जनजाति से संबंधित सारा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन है। तो जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में जाने थे कि झारखंड में जनसंख्या के हिसाब से आपका संथाल जनजाति सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आपका आता है उराव जनजाति, थर्ड नंबर में आता है आपका मुंडा जनजाति, और फोर्थ नंबर में आता है आपका हो जनजाति। ये झारखंड में पाई जाने वाली जो सर्वाधिक जनसंख्या है, स्टार्टिंग के 4 यही है। ठीक है ना। अगर इसमें हम लोग अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जैसे संथाल जनजाति का जनसंख्या है 27,54,723, और इसका अगर परसेंटेज देखें तो वो है परसेंटेज कितना, तो वो है आपका 31.86। इसको याद रखिएगा। वहीं उराव जनजाति की बात करें तो ये है आपका 17,16,618, मतलब कि संथाल जनजाति से 10 लाख कम है। ठीक है ना। संथाल जनजाति लगभग आपका 27,54,723 है। पूरा तो डाटा अप्रोक्स पूरा डाटा आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन अप्रोक्स में आप डाटा याद रख सकते हैं। जैसे कि आप याद रखिएगा 27,55,000 ऐसा समथिंग, 27,55,000 समथिंग याद रख लीजिएगा। उराव जनजाति के बारे में याद रखिएगा कि जो आपका संथाल जनजाति से 10 लाख कम है, यानी कि वहाँ था 27 लाख, यहाँ पे हो जाएगा 17 लाख, ऐसे याद कर लीजिएगा। और इसका अगर हम लोग परसेंटेज देखें तो वो है आपका उराव जनजाति का 19.85। ठीक है। वहीं अगर मुंडा जनजाति की बात करें तो मुंडा जनजाति के बारे में याद रखिएगा कि ये है 12.5 लाख लगभग। तो 12,29,221, इसको आप 12 लाख लगभग लमसम में याद कर सकते हैं। और वहीं अगर हम लोग इसकी परसेंटेज की बात करें तो आ जाएगा आपका 14.22% टोटल जनजातियों का। और अगर हो जनजाति की बात करें तो हो जनजाति आपका 9,28,000, तो आप इसको लगभग 9 लाख याद रखिएगा लमसम में जनसंख्या। और परसेंटेज की बात करें तो 10.74 है, सॉरी 10.74 है। ठीक। तो संथाल जनजाति 27,54,000, उराव जनजाति 17 लाख लगभग है। फिर आपका मुंडा जनजाति ये आपका 12 लाख है, और हो जनजाति लगभग आपका 9 लाख है। इतने ही डाटा याद रखिएगा। और परसेंटेज में संथाल का 31.86, उराव का है 19.85, मुंडा का है 14.22, और हो जनजाति का है 10.74। इस डाटा को याद रखिएगा, 4 गो डाटा, और जो है वो आप यहाँ से क्वेश्चन एलिमिनेट भी कर लोगे और बना भी पाओगे। तो सेकेंड नंबर में आपका आता है कौन, तो उराव जनजाति। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या में उराव जनजाति का प्रतिशत लगभग कितना है। तो अभी आपको बताया गया था कि 31.86% संथाल जनजाति का है, और 19.85%, यहाँ पे 19.86 लिखा हुआ है, तो लमसम में ये भी हम लोग रख सकते हैं। तो 19.85 या 19.86 बोलिए उराव जनजाति का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, झारखंड में उराव जनजाति का संकेंद्रण मुख्यतः कहाँ पे है। तो अगर हम लोग उराव जनजाति की बात करें तो ये आपका दक्षिणी छोटानागपुर में है। ठीक है। और ये आपका पलामू वाले रीजन में भी देखने को मिलता है। ठीक है। और इसका जो सर्वाधिक संकेंद्रण है वो आपका रांची जिला में है। ठीक है ना। तो ये उराव जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण दक्षिणी छोटानागपुर, खास करके रांची जिला में ये देखने को मिलता है। और पलामू में भी कुछ पलामू प्रमंडल में भी ये थोड़ा बहुत रीजन में देखने को मिलता है। झारखंड में 90% उराव जनजाति का निवास इसी क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त संथाल परगना में, उत्तरी छोटानागपुर में और कोल्हान प्रमंडल में भी इनका निवास है। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है केवल ये दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल और पलामू प्रमंडल में है, बल्कि ये सभी जगह लगभग
पाए जाते हैं, लेकिन 90% जो है इन लोग दक्षिणी छोटानागपुर में, खास करके रांची में और आपका पलामू प्रमंडल में ही निवास करते हैं। इसको भी याद रख लीजिएगा। तो ये दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर उराव जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है? तो ये हम सभी को पता है कि ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर उराव जनजाति का जो मूल निवास स्थान है वो दक्कन माना जाता है। और दक्कन से मतलब यहाँ से ये रोहतास होते हुए, रोहतासगढ़ होते हुए ये जो जनजाति है वो झारखंड क्षेत्र में आकर बसे। तो ऐसा हम लोग को ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर हम लोग को ये मान्यता है कि उराव जनजाति का मूल निवास स्थान दक्कन वाले क्षेत्र में था, दक्कन भारत में। वहाँ से ये रोहतासगढ़ होते हुए झारखंड में आते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर उराव जनजाति का मूल निवास स्थान माना जाता है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दक्कन पठारी का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। उराव जनजाति की भाषा क्या है? तो हम सभी को पता है कि उराव जो है वो खुद को क्या कहते हैं? कुड़ुक कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य। और उराव जनजाति जो है वो कौन भाषा का यूज करती है? तो कुड़ुक भाषा यूज करती है। और कुड़ुक भाषा जो है वो आपका द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। और भाषाई आधार पर इस जनजाति का संबंध जो है वो आपका द्रविड़ परिवार से संबंधित है। ठीक है। तो उराव जनजाति की भाषा क्या है? कुड़ुक। ये खुद को क्या कहते हैं? कुड़ुक कहते हैं। और अगर हम लोग बोले कुड़ुक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मनुष्य होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। शाब्दिक रूप से कुड़ुक शब्द का अर्थ क्या है? तो वो है आपका मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। कुड़ुक का संबंध इनमें से किस भाषा समूह से है? तो ये आपका द्रविडियन भाषा परिवार से ये संबंधित है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 8 कि झारखंड की कुल जनजातीय आबादी में उराव जनजाति की हिस्सेदारी कितना है? तो ये हम सभी को पता है 19.86 है। अगर हम लोग संथाल जनजाति की बात करें तो वो आपका 27,17,000 इतना है लमसम। उसके बाद अगर हम लोग उराव जनजाति की बात करें तो ये आपका लगभग 17 लाख है। ठीक है ना। और अगर हम लोग मुंडा जनजाति की बात करें तो वो आपका 12 लाख है। और अगर हम लोग हो जनजाति की बात करें तो वो आपका 9 लाख है। ये लमसम में है डाटा, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये बहुत लंबा है। तो लमसम में इतना याद रख लिए है। ठीक है। कथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, कथन ये है कि उराव जनजाति झारखंड की सबसे विकसित जनजाति मानी जाती है। तो ये बिल्कुल सही बात है। कारण क्या है कि उराव जनजाति झारखंड की सबसे शिक्षित एवं जागरूक जनजाति है। तो बिल्कुल सही बात है। कथन कारण दोनों सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है तथा कथन जो है वो कारण की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो 9 का ए याद रख लीजिएगा। तो इसमें बताया जाता है कि हम लोग अभी बताए थे कि उराव जनजाति जो है वो कुड़ुक भाषा बोलती है और कुड़ुक भाषा का संबंध जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। उराव जनजाति की भाषा कुड़ुक हेतु तोलुंग सिकी नामक लिपि का आविष्कार डॉक्टर नारायण उरांव ने किया है। अच्छा, जैसे हम लोग संथाल जनजाति संथाली भाषा बोलते हैं और संथाली भाषा का जो लिपि था ओल चिकी, इसका आविष्कार जो है वो 1955 में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1955 में। ये डेट भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है ना। तो इसी के साथ बोला जाता है कि जो उराव जनजाति कुड़ुक भाषा बोलती है, तो कुड़ुक भाषा का लिपि क्या है? तो वो लिपि है तोलुंग सिकी। तो उराव जनजाति की भाषा कुड़ुक है और कुड़ुक भाषा का लिपि है तोलुंग सिकी। और इस लिपि का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर नारायण उरांव ने। किसने? डॉक्टर नारायण उरांव ने किया था। ठीक है। और यह झारखंड की यानी कि उराव जनजाति झारखंड की सबसे शिक्षित जनजाति और सबसे जागरूक जनजाति है। और यही कारण है कि झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक विकास जो है वो उराव जनजाति का ही हुआ है। आगे देख लीजिए। तोलुंग सिकी लिपि की टाइपिंग हेतु विकसित कंप्यूटर फॉन्ट का नाम केली तोलोंग है। ठीक है। तो याद नहीं रहे, कल इतना याद रख लीजिएगा कि उराव जनजाति का लिपि जो है वो
उराव जनजाति का जो भाषा है कुड़ुक, और कुड़ुक भाषा का लिपि है तोलोंग सिकी, जिसके आविष्कारक कौन है? डॉक्टर नारायण उरांव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। उराव जनजाति का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन इनमें से किसने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उराव जनजाति का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो शरद चंद्र रॉय ने किया था। और शरद चंद्र रॉय के अनुसार उराव जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो वो है आपका 64 को गोत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा उराव जनजाति को मुख्यतः 14 गोत्र को कीली कहा जाता है, और हर एक गोत्र का अपना प्रतीक चिन्ह होता है जिसको टोटम कहते हैं। तो उराव जनजाति का जो मुख्यतः 14 गो गोत्र है, ये याद रख लीजिएगा। लेकिन शरद चंद्र रॉय ने टोटल 64 गो गोत्र का जिक्र किया था। ठीक है। ये संथाल जनजाति का 12 गो गोत्र फेमस है, जबकि उराव जनजाति का जो है वो आपका 14 गो गोत्र फेमस है। वो कौन कौन है एक बार सुन लीजिए आप। किसकोट्टा, किरकेट्टा, खाका, बारला, बारा, किंडो, खलको, खोया, खेस, एक्का, कच्छप, ये सभी जो भी नाम है, ये सभी जो है वो आपका टाइटल उराव जनजाति से ही संबंधित है। 12 गो इसमें 14 गो गोत्र है। संथाल जनजाति में 12 गो था। तो क्वेश्चन नंबर 10, उराव जनजाति का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? इनमें से किसने किया था? तो वह है आपका शरद चंद्र रॉय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। उराव जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो उराव जनजाति के बारे में इसमें आपको बताना है कि इनमें से जो है वो आपका कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला ऑप्शन है उराव जनजाति में गोदना की प्रथा प्रचलित है। तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ के लोग जो है वो गोदना यानी कि टैटू यहाँ पे बनवाते हैं। महिलाओं में गोदना को अधिक महत्व दिया जाता है पुरुषों की तुलना में। तो ये जनजाति की महिलाएं गोदना को अधिक महत्व देती है। बिल्कुल सही बात है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। उराव जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, यानी ये कौन सा कथन सही है वो बताना है आपको। पहला ऑप्शन है उराव जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषेध है, यानी कि एक ही गोत्र में शादी नहीं होगा। 14 को आपको गोत्र बताया गया था उराव जनजाति में, और 12 को गोत्र आपका संथाल जनजाति में बताया गया। तो अगर 2 गोत्र है, जैसे कि आपका किरकेट्टा है, किरकेट्टा और किरकेट्टा वाले गोत्र में शादी नहीं होगा। ठीक है। फिर जैसे खोया है, खेस है, एक्का है, तो आपस में एक ही समगोत्रीय यानी कि सेम गोत्र में शादी नहीं होगा, अलग अलग गोत्र में शादी होगा। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए। उराव जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह आपका आयोजित विवाह है। बिल्कुल सही बात है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। अच्छा, आयोजित विवाह में क्या होता है वो देख लीजिए। आयोजित विवाह में जो है वो वर पक्ष को वधू मूल्य देना पड़ता है, यानी कि लड़का वाले को लड़की वाले को दहेज देना पड़ता है। ठीक ना, लड़का वाला लड़की वाले को दहेज देता है, इसको बोलते हैं हम लोग आयोजित विवाह। और ये जो आपका आयोजित विवाह है वो विवाह आपका किसमें, मतलब कि उराव जनजाति में बहुत ज़्यादा फेमस है। अच्छा, यहीं पर अगर आप संथाल जनजाति का अगर आप फेमस विवाह की बात कर लीजिएगा, तो जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है संथाल जनजाति में, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, वो है आपका किरिंग बापला, जिसमें आपका अगवा पिछवा के माध्यम से लड़का लड़की का विवाह तय करवाया जाता है, जिसमें लड़का वाला लड़की वाले को वधू मूल्य देता है। वो है आपका किरिंग बापला। किरिंग बापला संथाल जनजाति में बहुत फेमस था, और उराव जनजाति में आपका आयोजित विवाह जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। अच्छा, अभी आपको बताया गया था कि उराव जनजाति में समगोत्रीय विवाह जो है वो निषेध है, यानी कि नहीं होता है। और माँ के गोत्र में 3 पीढ़ियों तक विवाह करना वर्जित है। तो माता जी के गोत्र में 3 पीढ़ियों तक जो है वो शादी करना निषिद्ध है, मतलब वर्जित है, रोका है। ठीक है ना। 12वां नंबर का ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए। उराव जनजाति में विधवा विवाह का भी प्रचलन है। तो ये आप देख लीजिए इसमें, तो आप पाइएगा कि ये भी सही ऑप्शन है। तो उराव जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषेध है, सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है, और यहाँ पे विधवा विवाह भी होता है इसमें, तो आपका उराव जनजाति में। ठीक है ना। तो उराव जनजाति में सेवक विवाह का भी प्रचलन है, जिसके अंतर्गत भावी वर जो है
कुछ समय तक भावी वधू के परिवार की सेवा करता है, यानी कि सेवा विवाह भी है इसमें। और इसमें अब ना लड़का वाला लड़की वालों के घर के सदस्यों का सेवा करता है। इस जनजाति में विधवा विवाह भी प्रचलित है, और इस जनजाति में एक ही गांव के लड़का लड़की के बीच में कभी भी शादी नहीं किया जाता है, और साथ ही दूध के संबंध के साथ भी विवाह जो वर्जित है ना। तो ये याद रख लीजिएगा। तो उपरोक्त सभी कथन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। उरांव जनजाति में प्रचलित किस विवाह में भावी वर कुछ समय तक भावी वधू की परिवार की सेवा करता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सेवा विवाह में। अच्छा, आयोजित विवाह क्या है? इसमें आपका जो है वो आयोजित विवाह में क्या रख लीजिएगा कि इसमें लड़का वाला जो है वो लड़की वालों को वधू मूल्य देता है। ठीक है, वधू मूल्य को ही पौन कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। उरांव जनजाति में आपस में नाता स्थापित करने के लिए जिस सहिया का चुनाव किया जाता है उसको क्या कहते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उरांव जनजाति में आपस में नाता स्थापित करने के लिए सहिया का चुनाव किया जाता है, जिसको सहियारो कहा जाता है। अब प्रत्येक 3 वर्षों की धनकटनी के बाद सहिया चयन समारोह होता है। तो सहिया चयन समारोह जो है वो प्रत्येक 3-3 साल में होता है धान कटने के बाद। तो आपस में नाता स्थापित करने के लिए सहिया का चुनाव होता है प्रत्येक 3-3 साल में धान कटने के बाद, और उस सहिया को हम लोग क्या कहते हैं? सहियारो। इसको याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। उरांव जनजाति में आपसी मित्रता के दौरान बने लड़कियों के मित्र को क्या कहा जाता है? तो इसमें याद रख लीजिएगा कि इस जनजाति में यानी कि उरांव जनजाति में आपस में नाता स्थापित करने के लिए सहिया का चुनाव किया जाता है, और जिसको जो है वो सहियारो कहा जाता है। और प्रत्येक 3 वर्षों की धनकटनी के बाद सहिया चयन समारोह का आयोजन किया जाता है। और आपका उरांव जनजाति में आपसी मित्रता की जाती है, और लड़कियां इस प्रकार बने मित्र को गोई या फिर करमडार कहते हैं, और लड़के जो है वो लार या फिर संगी कहते हैं। तो आपस में दोस्ती किया जाता है। लड़कियों के दोस्ती को क्या कहते हैं? तो लड़कियों के दोस्ती को गोई या फिर करमडार कहते हैं, जबकि लड़के को दोस्ती को लार या फिर संगी कहते हैं। ठीक है ना, इसको याद रख लीजिएगा। तो लड़कियों के दोस्ती को गोई या फिर करमडार कहा जाता है, गोई या फिर करमडार कहा जाता है, और लड़का का दोस्ती को लार या फिर संगी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? उरांव जनजाति में आपसी मित्रता के दौरान बने लड़कों के मित्र को क्या कहा जाता है? तो लार या फिर संगी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। उरांव जनजाति में 2 मित्र की पत्नियां आपस में एक दूसरे को किस नाम से बुलाती है? अच्छा, जब विवाह हो जाता है तो विवाह के बाद लड़कों की पत्नी आपस में एक दूसरे को लारिन या फिर संगिनी कह के बुलाती है। क्या? तो लारिन या फिर संगिनी कह के बुलाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है कि उरांव जनजाति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब कि उरांव जनजाति के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है, सो बताना है। अच्छा, पहला ऑप्शन है कि इस जनजाति में एक ही गांव के लड़का लड़की के बीच विवाह नहीं किया जाता है। बिल्कुल ये बात सही है। और इस जनजाति में परिवार की संपत्ति पर केवल पुरुषों का अधिकार होता है, ये भी बात जो है वो सही है। यानी कि दोनों जो कथन है वो सही है। तो उरांव जनजाति में परिवार की संपत्ति पर केवल और केवल पुरुषों का ही जो है वो अधिकार होता है, इसमें महिलाओं का अधिकार नहीं होता है। यानी कि दोनों कथन सही है, तो इसमें कोई भी कथन जो है वो गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। उरांव जनजाति के युवा गिरी को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उरांव जनजाति में जो आपका युवा गिरी है उसको धूमकुड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धूमकुड़िया। अगर हम लोग संथाल जनजाति की बात करें तो संथाल जनजाति में भी आपका युवा गिरी देखने को मिलता है, और उस युवा गिरी को हम लोग संथाल जनजाति में घोटुल कहते हैं, और उरांव जनजाति में धुमकुड़िया कहा जाता है। ठीक है ना, इसको भी आप याद रखिएगा।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। उरांव जनजाति में प्रचलित अखड़ा क्या है? तो अखड़ा जो होता है वो आपका नाच गान करने का मैदान होता है, तो नाच का मैदान होता है अखड़ा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। उरांव जनजाति में पंचायत को कहा जाता है, पंचायत को क्या कहा जाता है उरांव जनजाति में? तो पंचायत को जो है वो पंचोरा कहा जाता है, पंचोरा। उरांव जनजाति में पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, जो कि इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 22 बोला जा रहा है कि उरांव जनजाति में पुरुषों के द्वारा त्यौहार के समय पहना जाने वाला जो वस्त्र है वो क्या कहलाता है? ठीक है ना, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा कि उरांव जनजाति में जो पुरुषों के द्वारा जो पहना जाने वाला जो वस्त्र है उसको जो है क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं केरिया। तो उरांव जनजाति में त्यौहार के समय पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र केरिया है। और केरिया का अर्थ क्या होता है? 5 गज लंबा और 1.5 हाथ चौड़ा कपड़ा। तो 5 गज लंबा होगा और 1.5 हाथ चौड़ा कपड़ा होगा, उसको बोलते हैं केरिया। और ये जो केरिया है ये केवल लड़का लोग पहनता है त्यौहार के समय में। किस जनजाति में? तो आपका उरांव जनजाति में। ठीक है ना। तो पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र जो कि त्यौहार के समय पहना जाता है उसको बोलते हैं हम लोग केरिया। क्या बोलते हैं? केरिया। वहीं महिलाओं के द्वारा भी वस्त्र पहना जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग खनरिया। क्या बोलते हैं? खनरिया। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 कि उरांव जनजाति में महिलाओं के द्वारा त्यौहार के समय पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका खनरिया। केरिया तो पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र कहलाता है, जबकि खनरिया जो है वो महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र कहलाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। उरांव जनजाति के प्रमुख नृत्य को क्या कहा जाता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उरांव जनजाति का जो प्रमुख नृत्य है उसको यदुर कहा जाता है। क्या? तो वो जो है वो यदुर यदुर कहा जाता है, यदुर कहा जाता है। अच्छा, एक पॉइंट और भी याद रख लीजिएगा। उरांव जनजाति जो है वो आपका पितृसत्तात्मक यानी कि पैट्रियार्कल सोसाइटी है, और ये आपका पूरी तरीके से पितृवंशीय समाज चलता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, और 25 जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उरांव जनजाति द्वारा विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले शिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो याद रख लीजिए, उरांव जनजाति के लोग जो है वो अलग अलग समय में अलग अलग शिकार करते हैं। जैसे कि उन लोग बैसाख महीने में बीसू सेंद्रा शिकार करते हैं, तो बैसाख में बीसू सेंद्रा शिकार करते हैं। वहीं फागुन में फागु सेंद्रा शिकार करते हैं, फागुन में फागु सेंद्रा शिकार करते हैं। और जब वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है तो इस समय लोग जेठ शिकार करते हैं। तो जेठ शिकार यहाँ पे सावन लिखा हुआ, तो सावन नहीं होकर क्या होगा? वर्षा ऋतु की शुरुआत में। अच्छा, वर्षा ऋतु में ही सावन जो वर्षा ऋतु में आता है, तो हो भी सकता है। 1 और 2 उसका उपरोक्त तीनों, इसको याद रख लीजिएगा। तो इसका जो सही उत्तर है होगा आपका उपरोक्त तीनों। अच्छा, सावन में जेठ शिकार, तो वर्षा ऋतु सावन ही है एक तरह से, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। उरांव जनजाति द्वारा किए जाने वाले अनौपचारिक शिकार को किस नाम से जाना जाता है? तो एक चीज़ इसमें और भी है कि उरांव जनजातियों के द्वारा अनौपचारिक शिकार यानी कि इलीगल जो हंटिंग होता है उसको दोराहा शिकार कहते हैं। क्या? तो आपका दोराहा शिकार कहते हैं, दोराहा शिकार। ये इलीगल हंटिंग है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। उरांव जनजाति में वर्ष का प्रारंभ कब होता है? तो उरांव जनजाति में वर्ष का जो प्रारंभ है वो नवंबर और दिसंबर में धान कटने के बाद होता है। कब होता है? नवंबर दिसंबर में धान की फसल कटने के बाद होता है। ठीक है ना, इसको याद रख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। उरांव जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार धर्मेश देवता के सम्मान में मनाया जाता है? और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो देख लीजिए, जो आपका उरांव जनजाति है इसका बहुत सारा त्यौहार है, जैसे कि कर्मा है, सरहुल है, जतरा है, सोहराय है, फागु पर्व है इत्यादि। तो यहाँ बोला जा रहा है कि उरांव जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार धर्मेश देवता के सम्मान में मनाया जाता है? तो धर्मेश देवता के सम्मान में मनाया जाने वाला जो त्यौहार है वो आपका जतरा त्यौहार है। क्या? तो जतरा त्यौहार, जतरा पर्व, यानी कि जतरा पर्व के बारे में याद रख लीजिएगा कि ये आपका जेठ, अगहन और कार्तिक महीने में मनाया जाता है और ये आपका धर्मेश देवता के सम्मान में मनाया जाता है। जबकि जो आपका कर्मा है वो आपका भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, भादो महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है कर्मा। और जो आपका सरहुल है, सरहुल को खद्दी भी कहा जाता है, ये आपका चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। और सोहराय जो है वो आपका कार्तिक अमावस्या को पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है। जबकि फागु पर्व जो है वो आपका फागुन महीना में होली के समरूप मनाया जाता है। तो धर्मेश देवता के सम्मान में जतरा पर्व मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। उरांव जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है? तो वो है आपका सोहराय पर्व। जतरा पर्व जो है वो आपका धर्मेश देवता के सम्मान में। और कर्मा जो है वो कब मनाया जाता है? तो वो आपका भादो महीने के शुक्ल पक्ष को, भादो महीने के शुक्ल पक्ष एकादशी को, एकादशी यानी कि 11वीं को। तो भादो महीने के शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है कर्मा। और अगर हम लोग सरहुल की बात करें तो वो आपका चैत महीने के शुक्ल पक्ष तृतीया को, चैत महीने के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। उरांव जनजाति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है? इसके बारे में आपको बताना है। यह जनजाति स्थायी कृषक बन गई है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी, इस जनजाति का प्रमुख भोजन चावल तथा जंगली पक्षी है। तो इसके बारे में देख लीजिए, ये भी सही बात है कि जनजाति का प्रमुख भोजन चावल है और जंगली पक्षी है और फल फूल भी है। ऑप्शन नंबर सी, ये जनजाति बंदर का मांस नहीं खाती है, बिल्कुल सही बात है, ये नहीं खाती है। उपरोक्त तीनों कथन जो है वो सही है। हड़िया जो है इन लोगों का पेय पदार्थ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। प्रारंभ में छोटानागपुर क्षेत्र में आकर जंगलों को साफ करके कृषि का कार्य करने वाले उरांवों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया था? तो ये हम सभी को पता है कि प्रारंभ में छोटा नागपुर क्षेत्र में आने के बाद उरांव जनजाति जो है वो जंगलों को साफ सफाई करके यहाँ पे कृषि का कार्य प्रारंभ किया था। और ऐसे उरांव जनजाति को ही भूंइहर कहा जाता है और इसकी ज़मीन को भूंइहरी ज़मीन कहा जाता है और इसके गांव को भूंइहर गांव कहा जाता है। और बाद में आने वाले उरांवों को रैयत या फिर जेठ रैयत कहा जाता है। तो इसको याद रख लीजिएगा। मुंडारी खुटकट्टीदार तो मुंडाओं की ज़मीन हो जाएगा, जबकि भूंइहर ज़मीन जो है वो आपका उरांवों की ज़मीन हो जाएगा, जो जंगल की साफ़ सफाई करके उसको कृषि योग्य भूमि बनाया है और उसके ज़मीन को भूंइहरी ज़मीन कहते हैं। और वैसे किसानों को या वैसे उरांवों को भूंइहर कहा जाता है और उनके गाँव को भूंइहर गाँव कहा जाता है। और बाद में आने वाले जो भी उरांव हैं इनको रैयत या फिर जेठ रैयत कहा जाता है। जो उरांव पहले आए वो जंगलों की साफ़ सफाई किए और कृषि कार्य करना स्टार्ट कर दिए, उनको भूंइहर कहा गया। लेकिन बाद में आने वाले उरांवों को रैयत या फिर जेठ रैयत कहा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। उरांव जनजाति में मेहनत का विनिमय करने की प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है आपका पसरी। तो उरांवों में, यानी कि उरांव जनजाति में
पसरी नामक एक विशेष प्रथा यहाँ पे रिचुअल्स कस्टम्स पाया जाता है, जिसके अंतर्गत आपस में मेहनत का विनिमय किया जाता है। यानी कि जो मेहनत करेगा आपस में एक दूसरे में शेयर करेगा कि भैया हम ये कमाए हैं, आपस में एक दूसरे को खाइए पिए, ऐसा मिलजुल कर खाने पीने वाला। तो आपस में मेहनत का विनिमय किया जाता था, या किसी को हल बैल देकर उससे खेत को जोतने या फिर कोड़ने में सहायता ली जाती थी। इसके साथ ही इस जनजाति में साझा प्रथा का भी प्रचलन था। पसरी क्या है? एक तरह से मेहनत का विनिमय है, एक तरह से आपका बार्टर प्रणाली है। मेरे पास गाय बैल है, तो और क्या करेंगे कि मेरे पास गाय बैल है, हम किसी को ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जिसको गाय बैल मतलब कि एक तरह से खेत का जुतवाना है, काम करवाना है, तो वो मेरा काम कर देगा, हम उसका काम कर देंगे। और हमको कुछ ज़रूरत है तो हम उससे वो काम करवा लेंगे। या फिर मेरे पास अभी चावल है, हमको गेहूँ चाहिए, तो हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जिसके पास गेहूँ है। तो एक तरह से वो बार्टर सिस्टम वस्तु विनिमय प्रणाली हो जाता है। और यही जो है वो विनिमय प्रणाली देखने को मिलता है, जिसको बोला जाता है पसरी उरांव जनजातियों में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए। उरांव जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ क्या है? तो इनका जो पेय पदार्थ है वो आपका हड़िया है। क्या है? हड़िया। शरबत चाय कॉफ़ी तो होगा नहीं, हड़िया ही था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन उरांव जनजाति का प्रमुख देवता है? तो हम सभी को पता है कि उरांव जनजाति का अगर प्रमुख देवता की बात करें तो वह है आपका धर्मेश। धर्मेश को ही धर्मी भी कहा जाता है, और धर्मेश को जीवन तथा प्रकाश देने में सूर्य के समान माना जाता है। तो उरांव जनजाति का प्रमुख देवता धर्मेश है, जबकि संथाल जनजाति का प्रमुख देवता सिंहबोगा था। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। 35 क्या है? उरांव जनजाति के देवता धर्मेश की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है? तो हम सभी को पता है वो सूर्य से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए। यहाँ पे कुछ कुछ देवता है, और यहाँ बोला गया है कि उरांव जनजाति के निम्न देवी देवताओं के संबंध में मिलान करना है। कौन देवी देवता किससे संबंधित है? तो पहला है आपका मरांग बुरु। मरांग बुरु जो है वो आपका पहाड़ों का देवता है, यानी कि ये 3 नंबर हो जाएगा, का 3 नंबर हो जाएगा। दूसरा है ठाकुर देवता। ठाकुर देव जो है वो आपका गांव का देवता है, ये खा का 2 हो जाएगा। तीसरा है डिहवार। डिहवार जो है वो आपका सीमांत देवता है, तो गा का हो जाएगा 4। और पूर्व जात्मा जो है वो आपका क्या है? तो वो आपका कुल देवता है। कुल देवता जो है वो आपका पूर्व जात्मा है। तो का 3 खा का 2, का 3 खा का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 कि उरांव जनजाति द्वारा फसल की रोपनी के समय कौन सी पूजा की जाती है? तो हम सभी को पता है कि जब उरांव जनजाति के द्वारा जब फसल का रोपनी किया जाता है, तो इस समय जो एक पूजा होती है जिसको बोला जाता है भेलवा पूजा। क्या? तो उसको बोला जाता है भेलवा पूजा। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए। उरांव जनजाति के द्वारा गांव के कल्याण हेतु वर्ष में एक बार पूजा की जाती है, जिसको क्या कहते हैं? भेलवा पूजा तो होगा नहीं, ठीक है। सरना, गोरैया या फिर सरहुल। सरहुल भी नहीं होगा, सरना पूजा भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बच गया आपका गोरैया पहाड़ी गोरैया पूजा। तो याद हो जाएगा, ऐसे ही एलिमिनेट भी कर सकते हैं ना। तो इससे पहले बार देख लीजिए। उरांव जनजाति के द्वारा फसल रोपनी के समय भेलवा पूजा किया जाता है, जबकि गांव के कल्याण के लिए साल में एक बार पूजा किया जाता है, जिसको बोला जाता है गोरैया पूजा। क्या? तो गोरैया पूजा कहा जाता है उसको। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। उरांव जनजाति में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो उरांव जनजाति में धार्मिक प्रधान को जो है वो पाहन कहा जाता है, और उसका सहयोगी जो है वो पुजार कहलाता है। ठीक है। तो उरांव जनजाति में गांव के धार्मिक प्रधान को जो है वो आपका पाहन कहा जाता है, और इसके सहयोगी को पुजार कहा जाता है। पुजार इसके सहयोगी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए। उरांव जनजाति के गांव के धार्मिक प्रधान यानी कि पाहन का सहयोगी कौन होता है? तो होता है पुजार। कौन होता है? तो वो होता है आपका पुजार। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए। उरांव जनजाति का मुख्य पूजा स्थल क्या कहलाता है?
तो उरांव जनजाति का जो मुख्य पूजा स्थल है वो सरना कहलाता है। क्या? तो सरना कहलाता है। अखड़ा तो नाच गान करने का समय है, ये है नाच गान करने का स्थल है। और जो आपका शासन है वो अलग है। शासन क्या है? तो वो आपका पूर्वजों का जो आत्मा है उसका निवास स्थान को शासन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए। उरांव जनजाति के पूर्वजों की आत्मा के निवास स्थानों को क्या कहते हैं? वो शासन कहा जाता है। तो पूर्वजों के निवास स्थानों को शासन कहा जाता है। और यहाँ पूर्वज मृतक की स्मृति में शिलाखंड रखा जाता है जिसे शशान देरी कहते हैं। मतलब कि जिसको देखो, जहाँ पे पूर्वजों की आत्मा का निवास स्थान है उसको शासन कहा जाता है। और यहाँ पे पूर्वज जो या फिर जो मर गए हैं, मृतक है, इनके याद में पत्थर रख दिए जाते हैं, उसको शशान देरी कहा जाता है, शासन देरी कहा जाता है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 43। उरांव जनजाति में गोत्र के मरे सभी लोगों के हड्डियों को नदी में निक्षेपित करने हेतु इनमें से कौन सा संस्कार किया जाता है? तो इसको भी याद रख लीजिएगा आप, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो क्या है वो देख लीजिए। जैसे याद रख लीजिएगा आप कि उरांव जनजाति में जो जादू टोना करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको माटी कहा जाता है। और उरांव जनजाति में शवों का जो है सामान्यतः दाह संस्कार किया जाता है, परंतु छोटे बच्चे और जो गर्भवती महिला है या फिर जो कुष्ठ आदि रोग से मरा है कोई व्यक्ति बहुत बीमारी से, उसको जो है उसके शव का दाह संस्कार नहीं होता है, बल्कि उसको नदी में फेंक दिया जाता है। नदी में फेंका जाता है या फिर दफना दिया जाता है। और ईसाई उरांव के शव को अनिवार्यतः दफनाया जाता है। तो जो ईसाई उरांव है उसके शव को तो एकदम मैंडेटरी है, दफनाया जाएगा। तथा इनके सभी क्रियाकर्म जो है वो ईसाई परंपरा के अनुसार होते हैं, जो ईसाई उरांव है उन लोगों का। उसके बाद देख लीजिए, इस जनजाति में जनवरी में एक आपका हड़बोरा संस्कार का आयोजन किया जाता है। किसका? तो हड़बोरा संस्कार का आयोजन किया जाता है जनवरी में। और जिसमें साल भर में मरे हुए सभी गोत्र के सभी लोगों की हड्डियां जो है वो नदी में निक्षेपित की जाती हैं। और इसे हम लोग गोत्र खुंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोत्र खुंडी कहते हैं। यानी कि एक साल में जितने भी लोग मरे हैं उन सभी की जो है अस्थियां हैं, हड्डी वगैरह है, नदी में जाके उसको डिपॉजिट यानी कि निक्षेपित कर देते हैं, जिसको हम लोग गोत्र खुंदी कहते हैं। और मान्यता है कि हड़बोड़ा संस्कार के बाद उनकी आत्मा पूर्वजों की आत्मा से मिल जाती है, जिसे कोहा बेंजा कहा जाता है। क्या? तो कोहा बेंजा। तो ये याद रख लीजिएगा कि उरांव जनजाति में गोत्र एक साल में मरे हुए सभी लोगों को जो है, मतलब कि साल भर में एक साल में जो है मरे गोत्र के सभी लोगों की हड्डियां जो है वो नदियों में निक्षेपित करते हैं। और इसके लिए जो है वो आपका जनवरी महीने में हड़बोरा संस्कार होता है। क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए। उरांव जनजाति में प्रचलित मान्यता के अनुसार हड़बोरा संस्कार के बाद मरे लोगों की आत्मा उनके पूर्वजों की आत्मा से मिल जाती है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? तो उसको हम लोग बोलते हैं कोहा बेंजा। क्या कहते हैं? कोहा बेंजा कहते हैं। और गोत्र खुंदी किसको कहा जाता है? जो नदियों में निक्षेपित करते हैं ना, जो आपका हड़बोरा संस्कार है, उसी का ही नाम एक तरह से गोत्र खुंदी भी है। इसको भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए। उरांव जनजाति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? उरांव जनजाति तांत्रिक एवं जादुई विद्या में विश्वास करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। ये लोग जो है वो उरांव जनजाति के जो लोग हैं उन लोग जो आपका है जादू टोना भूत प्रेत इस सब में वो लोग विश्वास रखते हैं, ये सही है। क्वेश्चन और ऑप्शन बी देख लीजिए। उरांव जनजाति में शवों का सामान्यतः दाह संस्कार किया जाता है, जनरली किया जाता है, सही बात है। इस आपका देख लीजिए, ईसाई उरांव के शव को अनिवार्यतः दफनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो तीनों सही है, कोई भी गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए। उरांव जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो वह आपका माटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए। उरांव जनजाति के युवा गिरी को किस नाम से जाना जाता है? तो
उरांव जनजाति में जो आपका युवा गिरी है उसको धुमकुड़िया के नाम से जाना जाता है। घोटुल जो है वो आपका संथाल जनजाति के युवा गिरी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है युवा गिरी के बारे में। धुमकुड़िया के संबंध में देख लीजिए, युवा गिरी इन लोगों का धुमकुड़िया है। धुमकुड़िया के बारे में दिया हुआ थोड़ा सा पॉइंट कि धुमकुड़िया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें केवल युवकों को जनजातीय रीति रिवाजों एवं परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। इनमें केवल जो लड़का है, लड़का को ही जो है वो जनजातीय रीति रिवाज क्या है, उसका ट्रेडिशनल परंपरा क्या है, इन सभी का संरक्षण दिया जाता है। तो ये गलत बात है। केवल युवकों को नहीं, लड़का को नहीं, यहाँ पे लड़का और लड़की दोनों को, यानी कि युवक और युवती दोनों को दिया जाता है, ये गलत हो जाएगा। बॉय प्लस गर्ल दोनों को यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है जनजातीय रीति रिवाजों का और परंपराओं का। ऑप्शन 2 देखिए, इनमें 10 से 11 वर्ष की आयु में प्रवेश दिया जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। इसमें 10 से 11 साल की आयु में इसमें जो है वो एंट्री मिलता है, प्रवेश मिलता है, तथा जैसे ही शादी हो जाएगा, विवाह होते ही इसकी सदस्यता जो है वो आपका समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी है, विवाह होते ही धुमकुड़िया का सदस्यता समाप्त हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि 2 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद इसमें याद रख लीजिएगा आप कि धुमकुड़िया में प्रायः सरहुल के समय 3 वर्ष में एक बार प्रवेश मिलता है। तो धुमकुड़िया में अगर आपको प्रवेश करना है तो आपको 3 साल वेट करना पड़ेगा। वो जो है वो आपका सरहुल के बाद होता है, 3 साल में एक बार प्रवेश होता है। और इसके लिए दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाता है। किसका? तो आपका दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाता है। धुमकुड़िया में प्रवेश करने वाले सदस्यों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक है पूना जोखर, यानी कि प्रवेश करने वाले नए सदस्यों को पूना जोखर कहते हैं। मांझ जोखर, जो कि 3 साल के बाद मांझ जोखर कहलाएंगे। और जो आपके एक होते हैं कोहा जोखर, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए, धुमकुड़िया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही है। ऑप्शन ए, धुमकुड़िया में 3 वर्ष में एक बार प्रवेश दिया जाता है सरहुल के समय, बिल्कुल सही बात है। धुमकुड़िया में प्रवेश हेतु दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। आगे देख लीजिए, धुमकुड़िया के अधिकारियों को 3 वर्ष के अंतराल पर बदल दिया जाता है। तो ये भी सही बात है। धुमकुड़िया में जो भी सदस्य हैं इनको 3-3 साल में बदला जाता है, ठीक है ना। इसको भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो धुमकुड़िया के जो अधिकारियों को 3-3 वर्ष में बदल दिया जाता है। और इसके लिए मुखिया हंडी यानी कि हड़िया पीना नामक एक समारोह का आयोजन किया जाता है। तो जब धुमकुड़िया में अधिकारी, यहाँ पे कुछ कुछ अधिकारी भी होंगे ना इनको चलाने के लिए, उनको भी 3 वर्षों में बदला जाता है। और जो नए छात्रों का प्रवेश भी जो है वो 3 वर्षों में किया जाता है, उसको बोलते हैं दीक्षा समारोह। और जब अधिकारियों को 3 वर्षों के अंतराल में बदला जाता है तो उनको बोलते हैं हम लोग मुखिया हंडी। इसमें हड़िया पीना नामक एक आयोजन किया जाता है, समारोह किया जाता है, ठीक है। तो ये सभी सही है तीनों। क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए, धुमकुड़िया में सामान्यतः किस पर्व के समय प्रवेश दिया जाता है? तो वह आपका सरहुल पर्व के समय जो है वो प्रवेश दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 देख लीजिए, धुमकुड़िया में प्रवेश करने वाले सदस्यों को कितने श्रेणी में विभाजित किया जाता है? तो वह आपका 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए, धुमकुड़िया में प्रवेश करने वाले नए सदस्य को क्या कहा जाता है? तो नए सदस्य को जो है वो आपका पूना जोखर कहा जाता है, ठीक है। और मांझ जोकर जिनका जो है वो 3 साल पुराने वाले को मांझ जोकर, बाकियों को जो है वो आपका कोहा जोखर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक धुमकुड़िया में प्रवेश करने वाले सदस्य की श्रेणी नहीं है? तो पूना जोखर है, कोहा जोखर है, मांझ जोखर है, जबकि पेल जोखर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, धुमकुड़िया नामक संस्था में युवकों हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रबंध होता है? तो लड़कों के लिए जो है वो जोख एड़पा होता है, जबकि लड़कियों के लिए पेड़ एल्पा नामक अलग अलग प्रबंध होता है। तो लड़के लोग जो है वो जोख एड़पा के नेतृत्व में रहते हैं और लड़की लोग पेल एड़पा के नेतृत्व में रहते हैं।
जोंक का अर्थ होता है कुंवारा और एरपा का अर्थ होता है घर। तो जोंक एरपा यानी कि जोंक मतलब कुंवारा और एरपा मतलब घर, तो कुंवारों का घर। और उसी तरह पेल एरपा भी होता है, तो जोंक एरपा लड़कों के लिए है, ठीक है ना, और पेल एरपा जो है वो लड़कियों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 55 देख लीजिए, धूमकुड़िया नामक संस्था में युवतियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध होता है, यानी कि लड़कियों के लिए, तो वो है आपका पेल एरपा। क्वेश्चन नंबर 56 देख लीजिए, जोंक एड़पा को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो जोंक एड़पा का और भी अन्य नाम है, क्या है, तो वो क्या है वो देख लीजिए। जोंक एड़पा को धांगर कुड़िया भी कहा जाता है, जिसके मुखिया को धांगड़ या फिर महतो कहते हैं और इसके सहायक को कोतवार कहा जाता है, इसको भी याद रख लीजिएगा। तो जोंक एड़पा जो कि लड़कों का प्रबंध ग्रुप है, यहाँ पे लड़कों का ग्रुप है, उसको धांगर कुड़िया भी कहा जाता है, अन्य नाम। क्वेश्चन नंबर 57 देख लीजिए, धूमकुड़िया नामक संस्था में जोंक एड़पा के मुखिया को क्या कहा जाता है। तो जो है आपका जोंक एड़पा जो है इसके मुखिया को क्या कहते हैं हम लोग, तो जोंक एड़पा को ही धांगर कुड़िया भी कहा जाता है और इसके मुखिया को धांगर या फिर महतो कहते हैं, क्या, तो धांगर या फिर महतो कहते हैं और इसका सहायक जो होता है वो आपका कोतवार होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 58 देख लीजिए, धूमकुड़िया नामक संस्था युवतियों की देखभाल करने वाली महिला को क्या कहता है। जो लड़कियों की देखभाल करती है, मतलब पेल एड़पा संस्था है, ग्रुप है लड़कियों के लिए, और यहाँ पे महिला को जो इन लोगों का देखभाल करता है उसको हम लोग बोलते हैं बड़की धांगरीन, क्या कहते हैं, बड़की धांगरीन, या फिर इसी को ही पेलो कोटवार कहा जाता है, बड़की धांगरीन को ही पेलो कोटवार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 देख लीजिए, धूमकुड़िया के अधिकारियों को बदलने के लिए इनमें से किस समारोह का आयोजन किया जाता है। तो आपका मुखिया हंडी, किसका, तो मुखिया हंडी समारोह का आयोजन किया जाता है, इसमें हड़िया पीना होता है, हड़िया दारू पीना होता है। क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए, जो कि हम लोग का आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका उरांव जनजाति से संबंधित लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका उरांव जनजाति कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि मुखिया हंडी समारोह के दौरान क्या किया जाता है, तो आपका हड़िया पिया जाता है। तो मुखिया हंडी समारोह के दौरान हड़िया दारू पिया जाता है, ठीक ना, हड़िया पिया जाता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये था आपका, तो ये आपका क्या था, आपका जो है वो झारखंड में जो आपका उरांव जनजाति के बारे में जितना भी पॉइंट दिया हुआ है, जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो सारा आपका इसमें दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये आपका उरांव जनजाति से संबंधित 60 गो MCQ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कल के क्लास में मुंडा जनजाति के बारे में, उसके बाद हो जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपका ये सेशन बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट होते चला जाएगा। तो ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।